हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो समूह को वैसे अगर हम देखें तो ऐसे बोला जा सकता है कि कोई भी दो पर्सन मिल गए या दो से चार पर्सन मिल गए, उन लोग ने आपस में मिल करके किसी उद्देश्य के लिए एक ग्रुप बना लिया, वो हो गया ग्रुप। बट समाजशास्त्रियों ने इसको बिल्कुल एक सुपरिभाषित रूप में परिभाषित करने की कोशिश करी है। तो उसकी परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि आगमन निम्काफ है। तो आगमन निम्काफ ने कहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तब जाकर के वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये जो परिभाषा है, इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और प्लस एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हो। ठीक है, किसकी है? आगमन निम्काफ की। ये परिभाषाओं से आप लोग इस तरीके से भी समझते चलिएगा, क्योंकि कई बार डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछता है, उसके बीच का कंटेंट निकाल करके पूछ लेता है कि इससे संबंधित कौन है। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, आपस में मिले और अंतःक्रिया करी, फिर उसके बाद एक दूसरे से प्रभावित हुए, इफेक्टेड हुए, तभी तो जाकर के उन्होंने एक समूह बनाया। तो इसको कहेंगे हम समूह। ये है आगमन निम्काफ की। फिर आप क्या आते हैं? मैकाइवर। मैकाइवर ने कहा है कि समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्यों के उस संकलन से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है? सामाजिक संबंध को। और इन्होंने किसको दी थी? दो या दो से अधिक व्यक्ति हों और प्लस एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हों। ठीक है, यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं और समूह के संबंध में परिभाषा आगमन निम्काफ की है। वहीं पे अगर क्रिया के संबंध में प्रभावित हो रहे हैं, ये वाली डेफिनेशन होती तो कौन हो जाता? वेबर हो जाते। तो समूह के संबंध में दो या दो से अधिक व्यक्ति और प्रभावित हो रहे हैं एक दूसरे से, आगमन निम्काफ। और जहां भी आए मनुष्यों का संकलन प्लस सामाजिक संबंध, तो रिलेशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है मैकाइवर ने, तो वहां पे मैकाइवर हो जाएंगे। फिर थर्ड डेफिनेशन है ए स्मॉल की। इन्होंने कहा है कि समूह का अर्थ व्यक्तियों के किसी भी बड़ी या छोटी संख्या से है जिनके बीच इस प्रकार के संबंध हो कि उन्हें एक इकाई माना जा सके। अब इन्होंने क्या बोला है? एक इकाई की बात करी है कि ऐसी कोई भी संख्या, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल भीड़ के जैसे एकत्रित हैं, उनमें कोई एकता नहीं है, तो उसको हम समूह नहीं कहेंगे। समूह उसी को कहेंगे चाहे वो छोटी संख्या हो, मतलब कम लोग हों, या फिर ज़्यादा लोग हों, उनमें एक एकता होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा कि वो एक इकाई का काम करें। एक बिल्कुल मतलब होता ना एकजुटता, मिल करके काम करना, तो वो बिल्कुल एक इकाई के रूप में कार्य करें। कहीं भी कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सामूहिक तौर पर रिप्रेजेंट करें, ना कि बस अपना ही अपना देखना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोफेसर सापिर। तो इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि समूह निर्माण इस तथ्य पर आधारित है कि कोई ना कोई स्वार्थ उस समूह के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधे रखता है। स्वार्थ के आधार पर समूह की डेफिनेशन किसने की है? सापिर ने। ठीक है, कहीं भी आता है सामाजिक संबंध, आप मैकाइवर लगाएंगे, और व्यक्तियों का समूह और प्लस प्रभावित हो रहे हैं, आप आगमन लगाएंगे। एक इकाई के रूप में छोटी या बड़ी संख्या, तो ए स्मॉल लगाएंगे। और कहीं भी आता है कि स्वार्थ के आधार पर सदस्यों की एकता, यानी स्वार्थ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसने दी है? तो वो है सापिर। ठीक है, स्वार्थ किस तरीके से? मतलब जैसे कि सपोज कि कोई भी चीज, हाँ सपोज अभी ये वाली विज्ञापन को ले लो आप, टीजीटी पीजीटी। ठीक है, अब हम सभी लोग चाहते हैं कि इसका विज्ञापन जल्दी से आ जाए। ठीक, तो अब हम सभी का स्वार्थ एक हो गया और हम लोगों ने मिल करके कोई एक ग्रुप बना लिया कि चलो ठीक है भैया, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे आंदोलन वगैरह करेंगे, जो भी करेंगे, और हम लोगों के स्वार्थ एक है, इसलिए हम लोग एकजुट हैं। तो ये चीज हो गई सामाजिक समूह। तो ये किसने बताया? सापिर ने। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं गिलिन एंड गिलिन। इन्होंने कहा कि समूह के लिए व्यक्तियों में परस्पर एक तो अर्थपूर्ण उत्तेजना और प्रत्युत्तर होना आवश्यक है। इन्होंने क्या चीज को इंपॉर्टेंस दी है? अर्थपूर्ण उत्तेजना और उसके बाद इंटरैक्शन। एक तरीके से इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्तियों का ऐसा झुंड, ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जहां पर व्यक्ति एक दूसरे से उत्तेजित होकर के क्रिया करे। मतलब उत्तेजित माने कि एक तरीके से कह सकते हो कि आपने कोई भी चीज कही तो हमारा इंटरेस्ट है उसमें,
मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोले जा रही हूँ, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर आप कोई चीज़ बताए जा रहे हो, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ में होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, और फिर हम रिएक्ट भी करें, प्रत्युत्तर भी दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा इंटरेस्ट है, हमने सुन लिया और इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं है। अगर मैं बोल रही हूँ कि पढ़ाई करो, तो आप उसका प्रत्युत्तर दो कि हाँ मैम, हमने टाइम टेबल बना लिया है और हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इंटरेस्ट के साथ में, और फिर उसके बाद प्रत्युत्तर भी होना चाहिए। तो परस्पर अर्थपूर्ण उत्तेजना और प्रत्युत्तर को किसने आवश्यक माना है? गिलिन और गिलिन ने। उसके बाद आते हैं प्रोफेसर फिचर। इन्होंने क्या माना है? तो इन्होंने कहा है कि समूह सामाजिक व्यक्तियों का परिचित रचित निरंतर समूह है, जो समान लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आदर्शों एवं मूल्यों से बंधा होता है। ठीक है, क्या चीज बोली इन्होंने कि एक तो व्यक्तियों का समूह है, और व्यक्तियों का समूह भी कैसा है? जहां पर आपस में वो लोग परिचित हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी समूह बना दिया, ना हम आपको जानते ना आप उनको जानते हो, तो उसको हम समूह नहीं कहेंगे। इतना बड़ा, आप जैसे बोल दो कि भारत राष्ट्र एक समूह है, तो समूह नहीं है, क्योंकि फिर इतनी सारी विविधताएं हैं, लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी ना। तो परिचितता होनी चाहिए, एक दूसरे से वो लोग अवेयर होने चाहिए, उनके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। तो एक तो परिचित है, दूसरा रचित है। ऐसा नहीं है कि खुद से बन गया, भगवान ने बना के भेज दिया। हम लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए बनाते हैं उसको, तो वो बनाया गया है, तो रचित है। तो एक तो लोग जानते हो एक दूसरे के बारे में, दूसरा वो रचित है। फिर क्या है उसमें? निरंतरता है। ऐसा नहीं कि आज हमने हाय हेलो करी, नमस्ते करी, आज इस काम के लिए आए हैं, फिर आगे उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर समूह किसी चीज़ के लिए बनाया गया, तो जब तक कि वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है, उसमें कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। तो एक तो परिचित है, अवेयर है, दूसरा वो बनाया गया है, तीसरा निरंतरता है, उसमें कंटिन्यूटी है, इसको कहेंगे समूह। और इसमें क्यों बनाया गया है? क्योंकि हमारे लक्ष्य जो है वो समान है। हम कोई चीज़ पाना चाह रहे हैं, जैसे आज़ादी के लिए जो विभिन्न सभाएं, जो जैसे कि अब कांग्रेस को ही ले लो, ये बनाई गई, या फिर और जो भी दल कुछ भी बनाए गए, तो उसमें क्या था? लक्ष्य सबका समान था कि हाँ ठीक है, हमें अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ना है, और जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक लड़ना है। तो निरंतरता बनाए रही, वो परिचित थे, रचित था, और लक्ष्य समान थे। तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ हमारे आदर्श होते हैं और कुछ मूल्य होते हैं। तो उसके लिए आदर्श क्या थे कि भारत ही हमारी माता है और इसके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। तो आदर्श और मूल्य थे। आज के टाइम में भी आप देख सकते हो, कोई भी किसी भी तरीके का समूह है, विद्यार्थी समूह है, तो विद्यार्थियों के भी कुछ आदर्श, कुछ नियम होते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है। तो उसी के आधार पर जिस तरीके का आपका लक्ष्य होगा, जो भी चीज़ आप पाना चाह रहे हो, उसी से संबंधित आपके आदर्श, आपके मूल्य होंगे, जिनको पाने के लिए आप प्रयासरत हो। तो ये चीज़ है सामाजिक समूह। किसने कहा? प्रोफेसर फिचर ने। ठीक है, अब हम देखते हैं सामाजिक समूह की विशेषताएं। तो क्या क्या मेन विशेषताएं हैं। तो सपोज कि देख रहे हैं प्रमुख समाजशास्त्रियों के अकॉर्डिंग, तो जैसे आगमन एंड निमकाफ है, तो इन्होंने सामाजिक समूह की विशेषता में क्या माना है कि एक या एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। अगर एक या एक से अधिक व्यक्ति हैं और प्रभावित हो रहे हैं, तो वो सामाजिक समूह कहलाएगा। फिर आपके आते हैं गिलिन और गिलिन। तो गिलिन और गिलिन ने बताया है कि वैयक्तिक संपर्क, आपस में हम लोग इंटरेक्शन करें, जो उन्होंने उत्तेजना और प्रत्युत्तर की बात करी है, तो उन्होंने वही चीज़ बोली कि वैयक्तिक संपर्क होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, और इसके बाद तो इसके बाद आते हैं आपके गिलिन एंड गिलिन। इन्होंने क्या माना है कि वैयक्तिक संपर्क जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए, बस उनमें प्रत्युत्तर होना चाहिए, आपस में वो इंटरेस्ट के साथ में चीज़ें, उत्तेजना होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ होनी चाहिए। वैयक्तिक संपर्क आवश्यक नहीं है, लेकिन वैसे ये एक विशेषता होती है। समान हित होने चाहिए, अगर हित नहीं होंगे तो लोग समूह नहीं बनाएंगे। ये किसने माना है? सापिर ने माना है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ किसने मानी है? ये गिलिन और गिलिन ने मानी है। अब इन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मतलब जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पे क्या है, वैयक्तिक संपर्क, कि हम पर्सनली उससे कांटेक्ट करें ही, लेकिन इन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि वो पर्सनली ही हो।
प्रत्यक्ष भी हो सकता है, साथ में अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि हम पर्सनली ही इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी से, हम अप्रत्यक्ष तरीके से भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसीलिए वैयक्तिक संपर्क को इंपॉर्टेंस नहीं माना इन्होंने। फिर उसके बाद ढांचा। सामाजिक समूह के लिए क्या जरूरी है कि एक उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एवे एवे कुछ भी किसी भी तरीके से, उसका एक स्ट्रक्चर होता है कि हाँ कौन पदाधिकारी है और कौन क्या है, किस तरीके से नियम है समूह में, तो ये सारा कुछ होता है। तो ये किसने बताया? फिचर ने। उसके बाद पारस्परिक जागरूकता और संबंध, ये चीज किसने बताई है? मैकाइवर एंड पेज ने। और उसके बाद फिर मूर्तता, कि जो समूह है ये व्यक्तियों का समूह होता है तो ये मूर्त होता है। मूर्त का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको कि हम देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उस चीज को महसूस कर रहे हैं, उसको हम देख सकते हैं, तो वो चीज कहलाती है कि ये मूर्त है। उसके बाद है स्थायित्व और निरंतरता, कि जो समूह है उसमें स्थायित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन हुआ है दूसरे दिन ना हो, और फिर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मतलब कि वो स्थायी रहे और प्लस उसमें कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। तो ये चीज उन्होंने बताई। इसके बाद देखते हैं समूह निर्माण के तत्व। तो जैसे गिटलर है, गिटलर ने 2 तत्व बताए। एक बताया अंतः पक्ष, दूसरा बताया बाह्य पक्ष। एक समूह में 2 पक्ष बताए गिटलर ने, एक बताया अंतः पक्ष, एक बताया बाह्य पक्ष। तो अंतः पक्ष में वो चीजें आएंगी जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे रिलेशनशिप आ गए, सामाजिक संबंध जो आ गए, उनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। और बाह्य पक्ष, वाह्य पक्ष वो चीज जिसको हम देख सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर को है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, तो एक तो अंतः पक्ष और दूसरा बाह्य पक्ष। इसके बाद आते हैं आपके मर्टन। तो मर्टन ने 3 तत्व माने हैं। मर्टन ने कहा कि एक तो 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए। जब तक 2 या 2 से अधिक लोग नहीं होंगे तब तक समूह नहीं बनेगा। प्लस उनके अंदर अंतःक्रिया होनी चाहिए, आपस में इंटरेक्शन तो करें। जब इंटरेक्शन नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तो समूह कैसे बन जाएगा? तो अंतःक्रिया होनी चाहिए। फिर क्या है? हम की भावना होनी चाहिए, उनके अंदर फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ जो भी हमारे उद्देश्य हैं, हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो आदर्श हैं, या जो हमारा उद्देश्य है, ये सब कुछ हम की फीलिंग, कि कोई अगर बोल रहा है कि आप गलत हो तो वो एकजुट होकर के उसका सामना करें। कोई भी विपत्ति आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अपना अपना ना देखें, ग्रुप को सर्वोपरि माने। तो हम की भावना होनी चाहिए। 3 विशेषताएं या 3 तत्व ये बताए हैं मर्टन ने। विरस्टीड ने सामाजिक समूह के 3 तत्व बताए, जिसमें इन्होंने बताया एक तो चेतना होनी चाहिए। व्यक्तियों के अंदर, जो व्यक्ति है वो लोग, उनके अंदर ये चेतना हो कि हम किस लिए आपस में समूह बनाए हैं और इसके उद्देश्य क्या है, इसको कैसे हमें प्राप्त करना है। तो चेतना यानी जागरूकता, ये चीज होनी चाहिए। फिर अंतःक्रिया होनी चाहिए। और तीसरा है कि सामाजिक संगठन, ठीक है। संगठन नहीं होगा, कोई ढांचा नहीं होगा, स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो उस चीज को हम समूह नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू विरस्टीड। तो 3 इन्होंने भी बताया, मर्टन ने 3, विरस्टीड ने भी बताया। लेकिन मर्टन ने व्यक्तियों का समूह, अंतःक्रिया और हम की भावना को माना, और वहीं पे विरस्टीड ने चेतना, अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन को माना। फिर आपके आते हैं सोरोकिन, जिमरमैन और गाल्पिन। इनकी एक बहुत ही फेमस सी पुस्तक है जिसका नाम है द सिस्टमैटिक सोर्स बुक ऑफ रूरल सोशोलॉजी। काफ़ी फेमस बुक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो इन्होंने 4 विशेषताएं या 4 तत्व माने हैं। पहला तो बताया इन्होंने कि अगर समूह है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोग सेम लैंग्वेज में बात करें। तो समान भाषा होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी समूह बना रहे हो, अगर समान भाषा है तो एकता की संभावना अपने आप से ही आ जाएगी। थोड़ा सा वो जो नृजातीयता वाली फीलिंग है ना, कि हम सब लोग एक ही जगह से हैं, तो वो चीज़ हो जाएगी। प्लस रीति रिवाजों में विश्वास होना चाहिए, कि जो भी जिस चीज़ को जहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, वहाँ की जो परंपराएं हैं, उनमें उन लोगों का भरोसा होना चाहिए, उन लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए। फिर समान मित्र और समान शत्रु होने चाहिए, ठीक है। कि अगर कोई समूह के आप सदस्य हो तो आपका फिर पर्सनल उसमें नहीं होगा। यदि कोई भी शत्रु समूह का है तो वो आपका भी शत्रु है, और यदि कोई मित्र समूह का है तो वो आपका भी मित्र है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति आपके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होगा, यानी आपके समूह के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होगा, तो वो मित्र है, और जो आपके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बाधा बनेगा वो शत्रु बन जाता है, ठीक है। तो समान मित्र समान शत्रु होने चाहिए, व्यक्तिगत फिर वहां पे नहीं होगा।
उसके बाद समान पूर्वजों में विश्वास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। वैसे देखा जाए तो वर्तमान समय में अगर देखोगे तो ये जो 4 विशेषताएं इन्होंने बताई हैं, ये वर्तमान समूहों में नहीं देखने को मिलती। अब जैसे कोई राजनीतिक समूह है तो वहाँ पर ये पूर्वजों वाली फीलिंग, रीति रिवाजों वाली फीलिंग, ये चीज़ तो वहाँ पे नहीं लागू हो सकती। बट हाँ, जो समान मित्र समान शत्रु है, इस चीज़ को तो अभी भी हम परिलक्षित होते हुए इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये थी समूह की परिभाषा, समूह का अर्थ और समूह की विशेषताएं। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो समूह कोई भी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, कोई भी एक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जहाँ पर आपस में इंटरेक्शन हो, आपस में अंतःक्रिया करें, वो लोग चेतना के साथ में रहें, जागरूक रहें एक दूसरे के लिए, उनका एक निश्चित ढांचा हो, एक इकाई के जैसे हम की भावना के साथ में कार्य करें, एक निश्चित उद्देश्य हो, निश्चित उद्देश्य के लिए उस संगठन का निर्माण किया गया हो, सदस्यों के अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए कि हमें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ भी करना है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ भी होती हैं तो उसको हम कहते हैं कि सामाजिक समूह है। तो मेनली इसमें जागरूकता, अगर जागरूक नहीं है तो उसको हम पूर्णतः सामाजिक समूह की श्रेणी में नहीं डाल। तो सबसे पहले देखते हैं एक जो आपके प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं समनर, इनकी एक पुस्तक आई थी फोकवेज। ठीक है, ये जो इनकी बुक है फोकवेज 1907 में आई थी। इसको बोला जाता है ये समाजशास्त्र की बाइबिल है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। इस जो पुस्तक में इन्होंने समाजशास्त्र की जो प्राथमिक अवधारणाएं हैं इनके बारे में बहुत अच्छे से इसमें डिस्कस किया है, डिस्क्राइब किया है। तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। इस पुस्तक को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई इस पुस्तक को कि बोला गया कि ये समाजशास्त्र की बाइबिल है। ठीक है, फोकवेज आई थी 1907 में समनर की। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो समूह होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक इन्होंने बताया अंतः समूह, दूसरा बताया बाह्य समूह। ठीक है, ये जो समनर हैं इनको माना जाता है कि ये प्रथम अकेडमिक समाजशास्त्री थे। मतलब इन्होंने ही जो विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ पर समाजशास्त्र को प्रारंभ करने में अपना योगदान दिया था। तो इसलिए इनको बोला जाता है कि ये प्रथम अकेडमिक समाजशास्त्री थे। ठीक है, अगर ऐसे भी पूछता है कि विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र को प्रारंभ करवाने का श्रेय किस समाजशास्त्री को जाता है, तो वो आपके समनर है। तो 2 समूह इन्होंने बताए, एक अंतः समूह, दूसरा बाह्य समूह। अंतः समूह बाह्य समूह को किस आधार पर बताया था? तो इन्होंने बताया था हम की भावना और संबंधों की दूरी और निकटता के आधार पर। ठीक है, संबंधों की दूरी, निकटता, हम की भावना के आधार पर। मेनली क्या था इनके सिद्धांत में? हम की भावना। तो अंतः समूह जो होते हैं वो ऐसे समूह होते हैं जहां पर हम की भावना बहुत अधिक ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। जहाँ पे हम की भावना ज़्यादा पाई जाए वो कहलाते हैं अंतः समूह। देखो इनका आकार बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है और वी फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, निकट संबंध होते हैं इनमें, क्लोज्ड रिलेशन आपस में पाए जाते हैं। जैसे हमारा कोई फ्रेंड ग्रुप है, ठीक है, तो हम 5-6 लोग अपना फ्रेंड हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग। वो वी फीलिंग आई ना हमारे अंदर। अब जैसे आपका कोई सिटी है तो आपके अंदर उसके लिए एक वी फीलिंग है कि हमारा शहर बाकी शहरों से अच्छा है, या फिर हमारे यहाँ पे ये चीज़ होती है, आपके यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। कई बार जैसे किसी समुदाय के लोग हैं तो एक समुदाय के अंदर एक वो जो वी फीलिंग होती है कि हमारे समुदाय में ये चीज़ नहीं होती। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारे भारतीय समाज की जो संस्कृति है बहुत ही महान है। तो जहाँ भी वी फीलिंग आ जाए, जिसके लिए हम की भावना है कि हाँ हम सब एक है, हम थोड़ा सा श्रेष्ठता की भावना भी आ जाती है इसमें। तो जहाँ भी वी फीलिंग आए, हम की भावना आए, तो उसको हम कहेंगे अंतः समूह। उदाहरण के स्वरूप आप परिवार ले सकते हो, आप मित्र मंडली ले सकते हो, आप एक समुदाय के लोगों के अंदर देख सकते हो कि उनके अंदर वी फीलिंग होती है, एक संप्रदाय के अंदर लोगों के अंदर वी फीलिंग होती है। तो जहाँ भी वी फीलिंग होगी, हम की भावना होगी, एकता की भावना होगी, तो वहाँ पर अंतः समूह। ठीक है, और बाह्य समूह कौन से कहलाएंगे? बाह्य समूह जिनमें हम की भावना नहीं होगी, सहयोग और विरोध दोनों होगा। मतलब देखो अंतः समूह में क्या था? अंतः समूह में सिर्फ सहयोग की भावना ज़्यादा तीव्र थी।
लेकिन जो बाह्य समूह है, बाह्य समूह में क्या होगा, सहयोग भी हो सकता है और संघर्ष भी हो सकता है, यानी विरोध, आपस में विरोधी समूह भी हो सकते हैं और हो सकता है कि वो लोग आपस में सहयोग भी करें। तो इसमें वी फीलिंग नहीं होती, कोई हम की भावना नहीं होती। तो दूसरे समुदाय के लोगों के लिए जैसे हम बोलते हैं ना कि हम समूह और वे समूह, ऐसे तो इन्होंने हम और वे की भावना के आधार पर दो प्रकार के समूह बताए। जहाँ पर हम की भावना आती है, वी फीलिंग आती है, तो अंतः समूह, और जहाँ पर हम वी फीलिंग नहीं है, दूसरे समूह की बात आती है, तो वहाँ पर कौन से कहलाएंगे, वाह्य समूह। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अब हम लोग इंडियन है तो हमारे लिए वाह्य समूह क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, जो भी बाकी देश हैं, तो वो सब वे समूह हो गए कि वे देश। अब अपने देश के लिए तो बोलेंगे ना हमारा देश, तो उसमें वी फीलिंग आ गई। अब सपोज कि हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी के लिए हमारी फीलिंग जुड़ी हुई है, वी फीलिंग जुड़ी हुई है कि हमारा यूपी काफ़ी अच्छा है। किसी दूसरे स्टेट के लिए हम लोग बोलेंगे वे वाले प्रदेश में ऐसा ऐसा होता है। तो जहाँ भी वी फीलिंग ना हो तो उसको इन्होंने कहा वाह्य समूह। यहाँ पर सहयोग भी हो सकता है, शायद जो सदस्य है उनके बीच में सहयोग हो और शायद जो सदस्य है उनके बीच में विरोध हो, तो दोनों भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सहयोग की भावना होती है, निकट संबंध होते हैं। तो ये दो प्रकार बताए किसने, समनर ने, और आधार क्या था, हम की भावना और वे की भावना के आधार पर इन्होंने दो प्रकार बताए। फिर आपके आते हैं C.H. कूले, ठीक है, चार्ल्स कूले। तो इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने समूह का प्रकार बताया जिसको इन्होंने कहा प्राथमिक समूह। कौन सा प्रकार बताया इन्होंने समूह का, प्राथमिक समूह बताया। बुक का नाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो कूले ने कहा कि प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की नर्सरी होते हैं। जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसका जो शुरुआत, उसका जो प्रारंभ है, नर्सरी का मतलब क्या हुआ, नर्सरी जो वो छोटे छोटे पौधे जहाँ पे मिलते हैं, और या फिर आप स्कूल के संदर्भ में लो तो जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो नर्सरी का मतलब क्या हुआ, प्रारंभ। मनुष्य के स्वभाव का जो स्टार्टिंग, वो कहाँ से सीखता है, शुरू की चीज़ें। बाद में तो उसे दुनिया बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन शुरू की चीज़ें वो कहाँ से सीखता है। तो जो प्राथमिक समूह है ये मानव स्वभाव की नर्सरी होते हैं। किसने कहा, कूले ने। इन्होंने परिभाषा दी कि प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है जिसमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं, सहयोग होता है। इस प्रकार के समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं क्योंकि लोगों के जो स्वभाव हैं और आदर्श हैं ये मूलभूत होते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम एनालाइज करें तो इन्होंने प्राथमिक समूह किसको माना, वो समूह जहां पर क्लोज रिलेशन हो, घनिष्ठ संबंध हो, आमने सामने के संबंध हो और संघर्ष ना हो, सहयोग की भावना पाई जाए, ठीक है। तो क्लोज रिलेशन कहाँ पे होंगे, जो हमारे निकट संबंधी हैं। अब जैसे कि एक बच्चे के लिए उसका जो परिवार है वो प्राथमिक होगा क्योंकि उसके परिवार के सदस्यों के साथ में उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशन होंगे। जैसे उसके माता पिता हैं तो एक बच्चे के सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशन किसके साथ होंगे, उसके पेरेंट्स के साथ में, तो वो उनके लिए प्राथमिक समूह का कार्य करेंगे। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अब वो खेलने जा रहा है तो जो उसकी क्रीड़ा समूह है तो वहाँ पर जो उसके मित्र बने तो वो भी उसके लिए प्राथमिक ही हुए क्योंकि वहाँ भी वो एकदम पर्सनली अटैच्ड है, वहाँ पे भी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है। ऐसे ही स्कूल में तो जो उसके सहपाठी हैं, साथी समूह हैं, तो ये सब मतलब जहाँ भी घनिष्ठ संबंध हो, जहाँ पर हम माने कि हाँ हमारे ये बहुत ही ज़्यादा निकट संबंधी हैं और उनके साथ में जो हमारा समूह बनता है वो कहलाता है प्राथमिक समूह, ठीक है। जैसे कि समना ने बताया था अंतः समूह, वैसे ही इन्होंने बताया प्राथमिक समूह, ठीक। अब इसकी जो परिभाषा है जो इन्होंने दी प्राथमिक समूह की, इसको अगर हम एनालाइज करें तो हमें प्राथमिक समूह की विशेषताएं भी समझ में आएंगी। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो कि C.H. कूले की परिभाषा से निकल करके आती हैं, तो 5 विशेषताएं हैं, ठीक है। एक तो जो प्राथमिक समूह है इसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। आमने सामने के संबंध समझ रहे हो, मतलब वैयक्तिक रिलेशन, पर्सनल रिलेशन,
जैसे आप अपने माता पिता से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी के थ्रू बात करवा रहे हो, किसी के थ्रू कुछ भी होता है तो आपका सीधा कनेक्शन है, आमने सामने के संबंध मतलब सीधा कनेक्शन। आपके कोई मित्र है, कोई आपके साथ का है, आपके कोई भाई बहन है, तो उनसे आपका सीधा संबंध है, क्लोज रिलेशन है, वैयक्तिक रिलेशन है, जहाँ पर आप पर्सनली उनको उनसे बात करते हो, पर्सनली आपके रिलेशन है, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है, तो वो कहलाता है आमने सामने के, मतलब डायरेक्ट आप बात करो, ठीक है, तो वहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट में इसको ये मत ले लेना कि एम्प्लॉय और बॉस के बीच में भी, वो दूसरे हो जाएंगे, ठीक है, वो द्वितीयक में आ जाएंगे। प्राथमिक का मतलब हुआ कि प्रारंभ से ही, बच्चे के शुरुआत से ही जिससे डायरेक्ट रिलेशन हो, ठीक है, प्रारंभ से। बाद में तो दुनिया में बहुत सारे रिलेशन बनते हैं, प्रारंभ से जहां पर डायरेक्ट रिलेशन हो। फिर दूसरी विशेषता क्या है, उद्देश्यों की समानता होती है। जो प्राथमिक समूह है यहाँ पर, अब चूंकि बहुत ज्यादा बड़ा आकार तो होता नहीं है, तो क्या है, उद्देश्य समान होंगे। जैसे कोई परिवार के सदस्य हैं तो उनमें उद्देश्यों की समानता होती है, अगर कोई चीज लेनी है तो सभी के लिए समान है कि हाँ ये चीज करनी ही करनी है, तो उद्देश्यों की समानता होती है। कोई मित्र मंडली है तो उनके बीच में आपस में जो उनके गोल्स होते हैं वो सेम होते हैं, ऐसा विरोध वाली चीजें उसमें नहीं होती। फिर स्थायित्व तो होता है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है, किसी से आप इमोशनली अटैच्ड हो जाओ, तो क्या उस रिश्ते को आप तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे ना। तो स्थायित्व तो होता है, जो प्राथमिक समूह होते हैं ये स्थायी होते हैं। लघुता यानी कि जो इनका आकार है ये छोटा होता है, ऐसा नहीं है कि अब इसमें 1000 लोगों का समूह बना दिया, ये बहुत ही छोटे आकार का होता है, मतलब 5-6 लोग, 10 लोग, ऐसे लोगों का समूह। जैसे परिवार में इतने ही लोग तो होंगे, या फिर आपकी मित्र मंडली होगी तो 1000 लोग तो आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे नहीं, मुश्किल से 2-4 लोग आपके बेस्ट फ्रेंड में आएंगे। तो जो आकार होता है वो छोटा होता है। प्लस 5वीं जो विशेषता उन्होंने बताई वो है घनिष्ठता, कि जो संबंध होते हैं वो घनिष्ठ होते हैं, क्लोज रिलेशन होते हैं, आप अपनी बातें उनसे बहुत ही आसानी से शेयर कर सकते हो, तो वो चीजें घनिष्ठ संबंध के अंतर्गत आती हैं। तो ये 5 विशेषताएं CH कूले की परिभाषा से हमें प्राथमिक समूह की पता चलती हैं। तो प्राथमिक समूह की विशेषताएं तो हमने समझ ली। फिर कूले ने इसके 3 प्रकार भी बताए हैं कि प्राथमिक समूह जो होते हैं उन किसको किसको हम प्राथमिक समूह मानेंगे। तो जो बच्चे के साथ, जैसा मैंने अभी समझाया कि जो बच्चे के साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, जहां पे क्लोज रिलेशन होगा, ठीक है, तो एक तो परिवार आता है, 3 बताया, एक तो परिवार के साथ में बहुत ज्यादा घनिष्ठ रूप से बच्चा संबंधित होता है, और प्लस वो स्टार्टिंग से। फिर दूसरा आएगा खेल समूह, यानी कि जो उसके बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे खेल समूह में बन जाएंगे, वो लोग बेस्ट फ्रेंड उसके आ जाएंगे। फिर जो पड़ोस है वो भी उसका एक तरीके का प्राथमिक समूह बन जाता है, कूले ने बताया, ठीक है। कूले का मानना था कि जो प्राथमिक समूह है ये सार्वभौमिक होते हैं और मानवीकरण के एजेंट होते हैं। मतलब सार्वभौमिक का मतलब जो प्राथमिक समूह है ये सभी जगह पाए जाते हैं, विश्व के किसी भी समाज में आप चले जाओ तो इस तरीके के समूह आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस ये मानवीकरण के एजेंट होते हैं, मतलब जो मनुष्य बनने की जो प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के स्वभाव के जो बनने की जो प्रक्रिया है, जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, वो इन्हीं समूहों में होकर के चलती है। तो ये मानवीकरण के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। मैकाइवर ने 9 प्रकार के प्राथमिक समूह बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? अब मैकाइवर की जो एक खास बात है कि आजकल जैसे चैटिंग ग्रुप है, आपका कोई फ्रेंड सर्कल है 5-6 लोगों का, आपने कोई चैटिंग ग्रुप बना रखा है, तो इसको कूले प्राथमिक समूह नहीं मानते हैं। कूले ने सिर्फ 3 ही माने, परिवार, खेल समूह और पड़ोस। लेकिन मैकाइवर ने चैटिंग ग्रुप को भी रख दिया इसमें कि आप वहाँ भी क्लोज रिलेटेड होते हो, क्योंकि आधुनिक समाज में अगर देखा जाए तो ये बात प्राथमिक समूह के संदर्भ में सही साबित होती है, क्योंकि आपका 5-6 लोगों का अगर कोई ग्रुप है, वहाँ पर आप कनेक्टेड हो, अपनी बातें शेयर करते हो, अपने लाइफ की चीज़ें उनको बताते हो, वो लोग अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर करते हैं, तो वो भी एक तरीके से क्लोजली ही आप कनेक्टेड हो जाते हो। तो इसको इन्होंने माना, मैकाइवर ने। किसने? मैकाइवर ने, लेकिन कूले ने नहीं माना है। तो मैकाइवर ने 9 प्रकार के प्राथमिक समूह बताए हैं। एक तो बताया परिवार, दूसरा क्रीड़ा समूह, तीसरा बताया मित्र मंडली, मतलब आपके जो बेस्ट फ्रेंड वगैरह हो जाते हैं, फिर साझेदारी समूह, जैसे आपने कोई व्यवसाय शुरू किया या कुछ भी, तो जो आपका पार्टनर है, तो पार्टनर भी एक तरीके से आपका वैयक्तिक रिलेशन वहां पे हो जाएगा। उसके बाद अध्ययन समूह,
जैसे अब स्टडी ग्रुप है, अब सपोज कि ये वाला हमारा जो ग्रुप है, अब इसमें ये अध्ययन समूह के अंतर्गत आएगा, तो ये भी यहाँ भी हम लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से अटैच्ड है, एक दूसरे को जानते हैं। आप मेरे से बात करते हो, मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, आप लोग का कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछते हो, या फिर मुझे आप लोगों को कोई सजेशन देना है तो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो ये भी एक तरीके से प्राथमिक समूह के अंतर्गत आ जाएगा। किसने बताया? मैकइवर ने। फिर गपशप समूह, चैटिंग ग्रुप, व्हाट्सएप पे जो आप लोग लगे रहते हो, या फिर फेसबुक पे आप लोग किसी से भी अपने क्लोज जो फ्रेंड सर्कल हैं उनसे बात करते हो, तो वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। फिर गैंग, अब ये थोड़ा सा जो आपराधिक गतिविधियों वाले होते हैं उनकी श्रेणी में आ जाएगा, बट इसको भी इन्होंने प्राथमिक में माना है। उसके बाद है नातेदारी समूह, नातेदारी समूह को भी इन्होंने प्राथमिक समूह में जोड़ा है। और जनजातीय जो समूह होते हैं, जो जनजातीय लोगों के जो समुदाय टाइप के जो कबीले वगैरह होते हैं, उनको भी इन्होंने माना कि ये प्राथमिक समूह के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि प्राथमिक समूह की जो विशेषताएं हैं वो इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, देखो किसी भी चीज की विशेषताएं क्यों पढ़ी जाती हैं? ताकि आप उसको पहचान पाओ। कई बारी जो एग्जाम है वहां पे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पहचानना होता है कि ये कौन सा समूह है, ये क्या चीज है, तो उसको आप कैसे कैसे पहचानोगे? उसकी विशेषताओं के आधार पर। जैसे समिति, समुदाय, संस्था, जब आप अभी टॉपिक पढ़ोगे आगे जा करके, तो वहां पर बड़ा माइनर सा डिफरेंस है तीनों के अंदर। तो फिर उसको आप कैसे पहचानोगे? उसको पहचानने का यही एक अच्छा तरीका है कि आप एग्जाम्पल से समझो और प्लस उनकी जो विशेषताएं हैं वो विशेषताओं को समझो। तो इसको याद करने का एक बढ़िया तरीका है कि आप उन विशेषताओं को समझ करके अपनी डेली लाइफ में देखने की कोशिश करो कि इसमें से कौन सा समिति है, कौन सा समुदाय है। अब जैसे आप अपने प्राथमिक समूह आपको समझना है, तो आप अपने परिवार के संदर्भ में समझ सकते हो कि ये मेरे लिए प्राथमिक है, और जैसे यूपी वाला है तो ये मेरे लिए अंतः समूह है, और जो दूसरे हैं वो बाह्य समूह। तो इस तरीके से आप डेली लाइफ में जब चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ोगे तो बड़ी जल्दी वो चीज़ें याद हो जाती हैं और आप भूलते भी नहीं हो। तो ये हुआ हमारा प्राथमिक समूह। इसके अगेंस्ट या फिर कह लो कि इसके विपरीत जो विशेषताएं रखते हुए एक और समूह की अवधारणा दी गई, जो कि कहलाया द्वितीयक समूह। तो द्वितीयक समूह की वैसे तो किसी ने अवधारणा दी नहीं थी, अगर देखा जाए ऑथेंटिक तरीके से, तो किसी ने साधारणतया इसकी अवधारणा नहीं दी है। लेकिन प्राथमिक समूह के विपरीत में जो विशेषताएं आती थी, तो उसको बस एक तरीके से वर्गीकृत कर दिया है। किसने? किंग्सले डेविस ने। ठीक है, तो वैसे किसी ने इसकी ये जो अवधारणा है द्वितीयक समूह की, वो किसी ने दी नहीं है, लेकिन किंग्सले डेविस ने इसको थोड़ा सा वर्गीकृत करते हुए चीज़ों को बता दिया कि जो समूह प्राथमिक नहीं होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे। तो जो प्राथमिक नहीं है उनको हम क्या कहेंगे? द्वितीयक समूह कहलाएंगे, प्राथमिक समूह के विपरीत। तो ये किसने वर्गीकृत किया था? किंग्सले डेविस ने। द्वितीयक समूह जो होते हैं इनका आकार बड़ा होता है। जैसे प्राथमिक समूह का था छोटा आकार था, लेकिन इनका आकार बड़ा होता है। जो रिलेशन होते हैं वो औपचारिक तरीके से ज़्यादा होते हैं, फॉर्मेलिटी ज़्यादा निभाई जाती है, ज़्यादा पर्सनल डायरेक्ट रिलेशन नहीं होते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर गोल को प्राप्त करने के लिए, किसी एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये जो समूह हैं ये बनाए जाते हैं, और वो उद्देश्य अगर पूरा हो जाता है तो शायद वो टूट भी जाते हैं। तो इनमें इतना ज़्यादा स्थायित्व भी नहीं पाया जाता, प्राथमिक समूह स्थायी होते हैं। बोगार्ट्स ने द्वितीयक समूह को छुओ और जाओ की संज्ञा दी है। छुओ और जाओ माने आओ अपना काम पूरा करो, मतलब जो भी तुम्हारे उद्देश्य हैं, और फिर जाओ, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप अटैच्ड हो जाओ। जैसे किसी को छुआ और चले गए, मतलब कि जो भी उद्देश्य थे वो सबके अपने अपने पूरे हो रहे हैं और फिर लोग बिखर रहे हैं। तो ये चीज़ है छुओ और जाओ की संज्ञा। पीएच लैंडिस थे, इन्होंने जो द्वितीयक समूह है, द्वितीयक समूहों में कहा कि घनिष्ठता नहीं पाई जाती। पीएच लैंडिस ने कहा कि द्वितीयक समूह में रिलेशन जो है वो क्लोज्ड नहीं होते हैं, बहुत दूरी के संबंध होते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि यह शीत संसार है। शीत संसार मतलब ठंडा संसार, जहाँ पे लोग एक दूसरे के लिए कोई विशेष फीलिंग नहीं रखते हैं, बस ऐसे ही बना हुआ है तो बना हुआ है। ठीक है, जैसे जिससे आपके क्लोज रिलेशन नहीं है तो उसके घर में क्या हो रहा है आपसे कोई मतलब नहीं होगा, क्या हो रहा है होने दो, हो रहा है देख लिया, चलो ठीक है काम खत्म। तो ऐसे करके फिर क्या है, आगबन एंड निमकाफ ने समूह घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभवों को प्रदान करने वाले जो समूह हैं उनको द्वितीयक समूह कहा। आगबन एंड निमकाफ ने भी परिभाषा दी, क्या कहा कि वे समूह जो कि घनिष्ठता के अभाव का अनुभव देते हैं, कि घनिष्ठता नहीं है। अभाव का अनुभव मतलब घनिष्ठता
नहीं है, ऐसे समूह द्वितीयक समूह कहलाएंगे। फिर चार्ल्स कूले ने भी परिभाषा दी है। चार्ल्स कूले ने कहा है कि ऐसे समूह जहां पर घनिष्ठता का बिल्कुल अभाव होता है, बिल्कुल घनिष्ठता नहीं पाई जाती, दूरी के संबंध होते हैं, इसको इन्होंने बताया था आभासी प्राथमिक समूह। अब ये कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, आभासी प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो किसने दी थी? तो ये किसने दी थी? चार्ल्स कूले ने दी थी। सोरोकिन के अनुसार इन्होंने बताया था कि जहां पर जो संबंध है वह संविदात्मक हो। संविदा माने कॉन्ट्रैक्ट, कि हमारे कुछ उद्देश्य हैं, आपके भी कुछ उद्देश्य हैं, इनके भी कुछ उद्देश्य हैं, सबके उद्देश्य मिल करके हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और एक समूह का निर्माण किया। तो जहां भी संबंध संविदात्मक होंगे वो समूह द्वितीयक समूह कहलाएंगे। ठीक, अब देखते हैं द्वितीयक समूह की विशेषताएं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि डिफरेंस करना है तो आप विशेषताएं पढ़ना सीखो। तो विशेषताएं क्या क्या है द्वितीयक समूह की? तो एक तो जो ये समूह होते हैं इनका जो आकार है ये बड़ा होता है, मतलब प्राथमिक समूह का आकार छोटा है, प्राथमिक समूह के विपरीत है ना, उल्टा विशेषताएं होंगी, जो भी उसमें है वो इसमें नहीं होंगी। तो उनका छोटा आकार होता था, इनका आकार बड़ा होगा। अप्रत्यक्ष संबंध होंगे, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और ऐसे ही अप्रत्यक्ष तरीके से अपरोक्ष रूप से संबंधित हैं लोग। अवैयक्तिक संबंध है, यानी पर्सनली हम किसी से अटैच्ड नहीं है, बस एक समूह के द्वारा संबंधित है। ठीक, पर्सनली किसी से हम क्लोज्ड नहीं है। जैसे एक पूरा कॉलेज है, तो क्या कॉलेज के जितने विद्यार्थी हैं वो सभी से पर्सनली अटैच्ड है? नहीं है ना, बट अभी ठीक है, अटैच्ड हैं तो अटैच्ड है, मतलब अवैयक्तिक रूप से, पर्सनली अटैच्ड नहीं है। तो उद्देश्यों का विशेषीकरण होता है यहाँ पे, मतलब कुछ विशेष उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं समूह के निर्माण के समय पे। तो इसीलिए जो किम्बाल यंग थे इन्होंने द्वितीयक समूह को स्वार्थ समूह कहा था। किसने कहा था द्वितीयक समूह को स्वार्थ समूह? किम्बाल यंग ने। ठीक, फिर नेक्स्ट विशेषता है इसकी कि जानबूझ के स्थापना की जाती। जो प्राथमिक समूह होते हैं उनकी स्थापना नहीं की जाती, वो बन जाते हैं। हमने कोई भी हमने जन्म लिया तो परिवार हमारे लिए, हम जन्म लेते ही उसमें परिवार में ही आए, तो वो बना बनाया है। लेकिन द्वितीयक समूह है जानबूझ के स्थापना की जाती है। फिर औपचारिक संबंध होते हैं यहाँ पर, मतलब ज़्यादातर फॉर्मल रिलेशन, लिखित नियम होंगे, लिखित रिलेशन होंगे, लिखित नहीं होंगे तो फॉर्मलिटी ज़्यादा होंगी, तो फॉर्मल रिलेशन होंगे। प्रतिस्पर्धा यहाँ पे देखने को मिल सकती है द्वितीयक समूह में, जबकि प्राथमिक समूह में सहयोग ज़्यादा देखने को मिलेगा। कूले ने द्वितीयक समूह के दो प्रकार बताए थे। एक तो बताया था इन्होंने सांस्कृतिक आधार पर जो संगठित होते हैं, ठीक, और एक बताया था गैर सांस्कृतिक आधार पर जो संगठित होते हैं। मतलब दो आधारों के आधार पर उन्होंने बताए थे द्वितीयक समूह के प्रकार। पहला बताया जो सांस्कृतिक आधार पर संगठित होते हैं, और दूसरा बताया जो गैर सांस्कृतिक आधार पर संगठित होते हैं। तो सांस्कृतिक आधार पर संगठित होने वालों में इन्होंने बताया था एक होता है स्थिति समूह। स्थिति समूह मतलब कि आपका जो स्टेटस है वो कैसा है, और स्टेटस कौन बताता है? रुपया पैसा जितना ज़्यादा हो समाज में स्टेटस उतना ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ क्या है? ये वर्ग की तरफ दर्शाती है। ठीक है, तो स्थिति समूह मतलब वर्ग। राष्ट्रीय समूह, राष्ट्रीय समूह जिसमें एक राष्ट्र की फीलिंग आती है, तो जैसे हमारा भारत राष्ट्र। ठीक, फिर स्थानीय समूह जो लोकल ग्रुप होते हैं। उसके बाद चौथा है स्वार्थ समूह, जो अपने कुछ निहित स्वार्थों के लिए बनाए जाते हैं, वो स्वार्थ समूह कहलाते हैं। तो ये सब होते हैं सांस्कृतिक आधार पर संगठित। फिर गैर सांस्कृतिक आधार पर जो संगठित होते हैं, जिनमें सांस्कृतिक आधार नहीं है, तो वो होते हैं, एक तो होता है प्राणी शास्त्रीय समूह। अब जैसे मान लो कि आपको भगवान ने बायोलॉजिकली एक वुमेन बनाया है, तो महिलाओं के लिए कोई एक समूह बन गया, तो वो फिर आप उसमें जुड़ गए तो वो प्राणी शास्त्रीय कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे ही दूसरा एक होता है आकस्मिक समूह, कि अचानक से हमारे कोई उद्देश्य है जिनकी पूर्ति के लिए हमने कोई समूह बनाया और सब लोग उसमें जुड़ गए, तो वो कहलाएगा आकस्मिक समूह। तो ये दो प्रकार बताए थे किसने? C.H. कूले ने। इसके बाद बॉटोमोर और जिन्सबर्ग। ठीक है, तो इन दोनों ने द्वितीयक समूह का एक प्रकार बताया है अर्ध समूह, मतलब जिसमें समूह की विशेषताएं हैं लेकिन पूर्णतः वो समूह की विशेषताओं के अंतर्गत नहीं आता है, कि एकदम पूर्णतः जागरूक नहीं है, और वो जो समूह होगा तो वो अर्ध समूह के अंतर्गत आएगा। फिर एक होता है अर्ध प्राथमिक समूह। ये किसने बोला है? ये बोला है कूले ने।
दबाव समूह ये अवधारणा दी है लिप्सिट ने, जो स्वयं शासन में नहीं होते हैं लेकिन जो शासन सत्ता के जो लोग हैं उन पे दबाव बनाने का कार्य करते हैं, उनको बोला जाता है। फिर एक होता है हित समूह, ये भी एक प्रकार का द्वितीयक समूह ही है जो कि दिया था मैकलेनन ने। परिस्थिति समूह ये दिया था वेबर ने। अब ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है तो ये अभी यहाँ पे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैत्री समूह ये दिया था J.L. मोरेनो ने, जो उन्होंने जो सामाजिक बिहेवियर को मापने का एक जो पैमाना बनाया था तो उसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था मैत्री समूह, J.L. मोरेनो। और उप समूह, ठीक है, उप समूह का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये दिया था मर्टन ने। समूह के अंदर ही समूह, तो उप समूह, ठीक है। समूह निर्माण के आधार किन किन समाजशास्त्रियों ने क्या क्या बताए हैं? तो अब जैसे आपके आते हैं सोरोकिन, जिमरमैन एंड गॉल्पिन। हाँ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, इनकी एक पुस्तक मैंने बताई थी आपको, आई थिंक परसों की वीडियो में या कल की वीडियो में बताई थी। देखते हैं कितने लोगों को याद है, कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए, उसके बाद आगे का देखिएगा। तो सोरोकिन, जिमरमैन एंड गॉल्पिन, इन्होंने समूह निर्माण के 14 आधार बताए हैं, ठीक है। मर्टन ने समूह निर्माण के 26 आधार बताए हैं। विलियम जे गुडे ने समूह निर्माण के 12 आधार बताए हैं। वहीं पर गुरविच एंड मूर जो थे, इन्होंने समूह निर्माण के 15 आधार बताए हैं। तो ये सब जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये सब फैक्चुअल डेटा के अंतर्गत आता है। जैसे मैं कल समझा रही थी कि कुछ डेटा होता है जो कॉन्सेप्चुअल होता है, जिसको आपको समझना होता है, और कुछ डेटा होता है जो कि आपको फैक्चुअल बेस पे उसको एक तरीके से कह लो रटना होता है, या माइंड में उसको बिल्कुल बिठाना होता है। तो ये सारा फैक्चुअल डेटा है, इसको आप बार बार रिवीजन करोगे, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो ये सारी चीज़ें ईजिली आपको याद हो जाएंगी। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समूह के अलग अलग तरीके से प्रकार भी बताए हैं। तो अब आपके मैकैवरन पेज हैं, इन्होंने बताए हैं समूह के 3 प्रकार। कौन कौन से? एक बताया है क्षेत्रीय समूह, जो एक विशेष क्षेत्र में होता है। एक बताया है हितों के प्रति चेतन समूह, जिसका एक निश्चित ढांचा होता है। और दूसरा होता है हितों के प्रति चेतन समूह, जिसका निश्चित ढांचा नहीं होता। क्षेत्रीय समूह मतलब जैसे कि अभी किसी एक डिस्ट्रिक्ट को ले लो, उस डिस्ट्रिक्ट में एक क्षेत्र आधार पर कि हम यहाँ के निवासी हैं तो उन लोग का एक कोई समूह बन गया, तो वो होता है क्षेत्रीय समूह, ठीक। और हितों के प्रति चेतन समूह जिसका एक ढांचा हो, मतलब कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, नियमों के आधार पर एक पैटर्न है, सब कुछ है, तो वो होगा हितों के प्रति चेतन समूह जिसका एक ढांचा है। तीसरा प्रकार जो उन्होंने बताया कि जिसका ढांचा ना हो, मतलब उसमें कोई निर्धारित नहीं है कि कौन सा संस्करण होगा, कौन सा उच्च है, कौन सा निम्न है, कोई पदाधिकारी कुछ भी निर्धारित नहीं है, कैसे संचालन होगा वो भी कुछ निर्धारित नहीं है, लेकिन वो लोग अपने हितों के प्रति जागरूक है। चेतन का मतलब होता है जागरूक होना, तो हितों के प्रति जागरूक है लेकिन निश्चित ढांचा नहीं है। और एक होता है जहाँ पर हितों के प्रति जागरूक है और प्लस उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर भी बना रखा है कि ये अध्यक्ष महोदय हैं, ये महामंत्री हैं, ये कोषाध्यक्ष हैं, ये हैं, ये वो हैं, ऐसे करके जो होता है, ठीक है। तो 3 इन्होंने बताए। फिर आपके आते हैं सैंडरसन, इन्होंने भी 3 प्रकार के समूह बताए हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिनिधित्व समूह, ठीक है। ऐच्छिक मतलब जिसकी सदस्यता हम अपनी इच्छा से ग्रहण करते हैं, हम चाह रहे हैं कि हम उसके सदस्य हो जाएं, यानी हमने अपनी इच्छा से उसकी सदस्यता ग्रहण करी। अब अनैच्छिक जो हम पे थोपा गया, अब जैसे अगर जातिगत जो समूह ले लो तो उनकी सदस्यता आप जानबूझ के नहीं ग्रहण करते हो, आपको जन्मजात ही है कि आपको जन्म लेते ही आप पे वो चीज़ें आ गई। तो एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक, और एक होता है प्रतिनिधित्व समूह कि हम जो हमारी विशेषताओं को रिप्रेजेंट करता हो। अब जैसे कोई महिलाओं से संबंधित कोई भी समूह है तो वो महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनका प्रतिनिधित्व करे कि हाँ महिलाओं को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो प्रतिनिधित्व समूह जो किसी एक विशेष वर्ग, विशेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करे। अब जैसे जाति के आधार पर भी बना लिए जाते हैं, धर्म के आधार पर भी बना लिया जाता है कि हम इस धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। गिडिंग्स ने बताया समूह के 2 प्रकार, एक बताया
संयोजन समूह या इसको सम्मिश्रित भी बोलते हैं, एक होता है वियोजन समूह। ठीक है, तो संयोजन या सम्मिश्रित और एक होता है वियोजन। इसके बाद आपके आते हैं सिमिल। सिमिल ने भी दो प्रकार बताए हैं। एक बताया लघु समूह और दूसरा बताया वृहद समूह। ठीक है, क्या क्या बताया? लघु समूह और एक बताया वृहद समूह। मतलब एक जो छोटा होता है जिसका आकार मतलब लोगों की जो संख्या है उसमें कम होती है, और एक होता है जिसमें लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। फिर आपके आते हैं फिचर। तो फिचर ने 5 तरीके के समूह बताए हैं। तो पहला बताया इन्होंने पारिवारिक समूह, जो व्यक्ति के जो पारिवारिक सदस्य हैं उनको जो रिप्रेजेंट करता है। फिर होता है शैक्षणिक समूह। अब इसमें उसके जो सहपाठी हैं वो आ जाएंगे, उसके जो थोड़ा सीनियर जूनियर जो भी लोग होते हैं, तो शैक्षणिक समूह। अब जैसे ये हमारा जो ग्रुप है तो ये शैक्षणिक समूह के अंतर्गत आ जाएगा। फिर तीसरा होता है धार्मिक समूह। ठीक है, तो धार्मिक समूह में जो एक विशेष धर्म संप्रदाय से रिलेटेड कोई भी जो बना दिया जाता है वो धार्मिक समूह के अंतर्गत आता है। फिर चौथा प्रकार है आर्थिक समूह, कि एक विशेष वर्ग या एक विशेष आर्थिक स्थिति को रिप्रेजेंट करने वाला एक जो समूह होता है। फिर पांचवा होता है मनोरंजनात्मक समूह। ठीक है, जहाँ पे व्यक्ति जिसकी सदस्यता व्यक्ति मनोरंजन के उद्देश्य से ग्रहण करता है, तो वो होता है मनोरंजनात्मक समूह। तो ये 5 किसने बताए हैं? फिचर ने। और फिचर ने समूह के लिए क्या इंपॉर्टेंट माना है? ढांचा। उसके बाद आपके हैं बोगार्ट्स। तो बोगार्ट्स ने बताया औपचारिक और अनौपचारिक समूह। औपचारिक मतलब जहाँ पर सब कुछ लिखित तौर पर हो, फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हो, और एक दूसरा होता है अनौपचारिक, जहाँ पर व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंध हों, कुछ भी फॉर्मेलिटी टाइप में ना हो, लिखित तौर पर ना हो, अलिखित नियमों के आधार पर अलिखित संवाद हो, ये सारी चीज़ें हों। आपको शायद बैकग्राउंड में ये कुछ नॉइजेस सुनाई दे रही होंगी। एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग अभी धूप में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा। नेक्स्ट आपके हैं मर्टन। तो मर्टन के अनुसार 2 प्रकार के समूह होते हैं। एक होता है सदस्यता समूह, दूसरा होता है गैर सदस्यता समूह। ठीक है, तो सदस्यता समूह मतलब जिसका कि व्यक्ति सदस्य होता है, और गैर सदस्यता समूह वो समूह जिसका कि व्यक्ति सदस्य होना चाहता है नहीं, लेकिन उसको अपने क्रियाकलापों में एज ए मॉडल, अपना आदर्श मान करके उसको संदर्भित करते हुए अपनी समस्त क्रियाएं करता है, तो वो कहलाता है गैर सदस्यता समूह, जिसको उन्होंने नाम दिया था संदर्भ समूह। इसको थोड़ा सा अभी हम समझेंगे। तो ये जो वर्ड है संदर्भ समूह, इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो इसको सबसे पहले यूज़ किया था हर्बर्ट हाइमन ने। कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो यदि सर्वप्रथम पूछ रहा है और ऑप्शन में हर्बर्ट हाइमन है तो यही माने जाएंगे। बट इसको विधिवत तरीके से प्रयोग किया था मर्टन ने, और ऑप्शन में हाइमन नहीं है तो फिर मर्टन माना जाएगा। ठीक है, यदि ऑप्शन में हाइमन है तो हाइमन को लगाना, यदि ये नहीं है तो आप मर्टन को लगाना। तो संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट हाइमन ने किया था। और किस तरीके से इसको यूज़ किया था? तो इन्होंने एक स्टॉफर थे, एक थिंकर, जिनकी एक अवधारणा थी सापेक्षिक वंचना, कि व्यक्ति अपने आप को दूसरे के संदर्भ में जब तुलना करता है तो उसको महसूस होता है कि वो कुछ सुविधाओं से या कुछ चीज़ों से वंचित है, जो कि उसके साथी लोगों को या उसके जो दूसरे अदर लोगों को जिनको वो देखता है तो उसको लगता है कि उनके पास है। अब जैसे एक गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है वो शहर वालों की अपेक्षा खुद को कुछ सुविधाओं से वंचित महसूस करता है, ऐसे ही एक छोटे शहर में रहने वाला व्यक्ति एक बड़े शहर के लोगों के सापेक्ष में कुछ सुविधाओं से वंचित महसूस करता है। ऐसे ही आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो एक हाउसवाइफ और एक वर्किंग वूमेन का। तो ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल हमारी आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही हैं, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम उसके सापेक्ष में, किसी दूसरे के सापेक्ष में हम देख रहे हैं कि हमारे पास चीज़ों का अभाव है। तो सापेक्षिक वंचना जब व्यक्ति के अंदर आती है तो वो किसी जिसको भी मानता है कि उसके पास ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, तो उसको संदर्भित करते हुए
अपनी क्रियाएं करना लगता है। ठीक है, जैसे अगर हम मानते हैं, सपोज़ कि आप लोगों को लगता है कि जो आपकी टीचर है, सपोज़ मुझे ही ले लो, कि आपको लगता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, आपको ऐसी लाइफ चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे कि आप संदर्भित करते हुए क्रियाएं करना शुरू कर दोगे कि जैसे मैं रहती हूँ वैसे ही आप अपना रहन सहन बनाओगे, जैसे मैं पढ़ती हूँ वैसे ही आप अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करोगे, ये सारा कुछ आप करना शुरू कर दोगे। तो इसको सबसे पहले यूज़ किया था हर्बर्ट हाइमन ने, और सापेक्षिक वंचना का सिद्धांत किसने दिया था? स्टॉफर ने। बाद में मर्टन ने इसका विधिवत तरीके से इसको यूज़ किया था, विस्तृत तरीके से इसका अध्ययन किया था। तो संदर्भ समूह को हम कह सकते हैं कि एक ऐसा समूह जिसका सदस्य व्यक्ति है नहीं लेकिन बनने की इच्छा रखता है, और जब बनने की इच्छा रखता है तो अपनी सभी क्रियाएं उस समूह के संदर्भ में ही करता है। ठीक है, अब जैसे आप भारतीय हो लेकिन आपको कोई भी विदेशी समूह बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप क्या करोगे? आप उस समूह को देखा देखी उसके अनुसार, आपको लगता है ना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आराम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो जैसे वो लोग रहते हैं आप उसको संदर्भित करते हुए अपने आप को ढालना शुरू कर दोगे। ठीक है, अपने आप को, अपनी क्रियाओं को उसके अनुसार ही करना शुरू कर दोगे। अब अभी आप स्टूडेंट हो बट आपको कोई प्रोफेसर्स का ग्रुप बहुत अच्छा लगता है, आपको उसमें जाना है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? आप अपनी समस्त क्रियाओं को उनके अनुसार करना शुरू कर दोगे। तो आप सदस्य हो नहीं लेकिन आप बनने की इच्छा रखते हो, उसके सदस्य नहीं हो लेकिन आप चाहते हो कि आप उसके सदस्य हो जाओ, और आप अपनी समस्त क्रियाएं उसी समूह को संदर्भित मान करके करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये होता है संदर्भ समूह। इसके दो प्रकार बताए थे, सकारात्मक, नकारात्मक। तो ये किसने प्रयोग किया था? ये प्रयोग किया था न्यूकॉम्ब ने। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह। नकारात्मक संदर्भ समूह ये कभी भी पूछेगा तो ये आप न्यूकॉम्ब को लगाना। ये होता क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। सकारात्मक का मतलब होता है जिसके लिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, कि हम चाहते हैं कि हम उसके सदस्य हो जाए, यानी हम मानते हैं कि वो हमसे अच्छा है, वो समूह हमसे अच्छा है, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि हमें उससे सीखनी चाहिए, तो हम संदर्भित मान करके क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं। और नकारात्मक में क्या होता है कि हम सदस्य नहीं हैं उसके और कभी बनना भी नहीं चाहते, और हम कहेंगे कि हम उसके जैसे तो कभी नहीं करेंगे। ऐसे होता है ना कि कोई भी आपका दूसरा समूह है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आप क्या बोलोगे? हम उसके जैसे तो कभी नहीं करेंगे, ऐसा तो कभी नहीं करेंगे, तो उसके जैसे ना करना। ठीक है, उसको बिल्कुल मना कर देना, तो वो होता है नकारात्मक में। एक पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, जो कि हाइमन की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। ये जो अवधारणा थी संदर्भ समूह की, तो इसको हाइमन ने यूज़ किया था स्कूली बच्चों के संदर्भ में। ठीक है, वहाँ पर देखा था इन्होंने कि जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं वो उच्च वर्ग के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। जो निम्न वर्ग के बच्चे होते हैं उनको लगता है कि जो हायर क्लास के जो बच्चे हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा है, जिनके पेरेंट्स के पास, उनकी लाइफस्टाइल बड़ी अच्छी है, तो वो उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये चीज़ आप अपने स्कूल कॉलेज में भी देख सकते हो। आपको लगता है कि किसी की लाइफस्टाइल बड़ी अच्छी है, उस ग्रुप के लोगों की लाइफस्टाइल बड़ी अच्छी है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को उसी के अनुसार बनाने की कोशिश करने लगते हो। तो ये चीज़ें इन्होंने अध्ययन किया था कि निम्न वर्ग के बच्चों का व्यवहार उच्च वर्ग के बच्चों के सापेक्ष में प्रभावित था। ये किया था इन्होंने स्कूली बच्चों के संबंध में जो अध्ययन किया था, तो वहाँ पर इन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग किया था। अभी कुछ और फैक्चुअल डेटा है जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि कुछ और समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार के समूह को बताया था, जैसे बॉटोमोर है। तो बॉटोमोर ने बताया कि जो समूह होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्तित्व वाला समूह, दूसरा होता है भावनात्मक समूह, तीसरा होता है पारस्परिक समूह, और चौथा होता है आकारकीय समूह। ठीक है, 4 प्रकार बताए, अस्तित्व वाला, भावनात्मक, पारस्परिक और आकारकीय समूह। होमन्स ने बताया था 2 प्रकार के समूह, एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी, मतलब जो स्थायी रहता है, जो इतनी जल्दी टूटता नहीं है, हमेशा रहता है, और एक होता है अस्थायी कि कुछ उद्देश्यों के लिए बनाया गया, वो उद्देश्य पूरे हो गए तो वो समूह खत्म हो गया। ठीक, तो स्थायी और अस्थायी होमन्स ने बताया था। टॉनीज ने यहाँ पर यूज़ किया था जेमेन सॉफ्ट और जेसल सॉफ्ट का। वैसे तो ये जो 2 अवधारणाएं हैं, जेमेन सॉफ्ट या जेसल सॉफ्ट,
ये समुदाय और समिति के संदर्भ में इन्होंने प्रयोग करी थी। ठीक है, समुदाय और समिति। तो जब वो हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर हमारा जो भी होगा तो उसमें हम इसको डिटेल में समझाएंगे। न्यूकॉम्ब ने यूज़ किया था सकारात्मक और नकारात्मक समूह। इसको इन्होंने संदर्भ समूह के सापेक्ष में यूज़ किया था। एक वो समूह जो कि व्यक्ति के लिए सकारात्मक मूल्य रखता है, जिसका सदस्य व्यक्ति होना चाहता है, और एक वो समूह जो कि जिसके जो मूल्य हैं उनको व्यक्ति नकार देता है, जिसके जैसे वो कभी नहीं बनना चाहता, होता है नकारात्मक रूप में। फिर आपके आते हैं विरस्टीड। विरस्टीड ने बताया था बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। ठीक है, बहुसंख्यक समूह और अल्पसंख्यक। इन्होंने हम और वे समूह का एक वर्ड भी दिया था, बट मेनली ये समनर से संबंधित है, जो अंतः समूह और बाह्य समूह उन्होंने हम की भावना के आधार पर किया था। तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समूह किसने दिया था? विरस्टीड ने। सोरोकिन ने बताया था सुपरिचित और संवेदात्मक समूह। सुपरिचित मतलब जिनके मेंबर्स को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल हम क्लोजली उनसे रिलेटेड हैं। और एक होता है संवेदात्मक कि जहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे संबंधित हैं, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हम लोगों से जुड़े हुए हैं, कि हमारे कुछ उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम वहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो हमारे उद्देश्य पूरे हो गए तो हमने उस समूह की सदस्यता को छोड़ दिया। ठीक, तो सुपरिचित में जैसे आपके परिवार वाले आ जाते हैं, आपके फ्रेंड्स लोग आ जाते हैं, और संवेदात्मक में जो बाकी के जिन भी समूहों के साथ में आप जुड़ते हो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो वो संवेदात्मक में आ जाएंगे। फिर मर्डॉक ने बताया था दो प्रकार के समूह, एक होता है रक्त संबंधी और एक विवाह संबंधी। ठीक है, तो ये प्रमुख समाजशास्त्रियों के अनुसार थे। एक जो कल मैंने समझाया था हम की भावना, समूह के अंदर हम की भावना का होना, वी फीलिंग का होना, इसी चीज़ को एक समाजशास्त्री थे, उनका नाम था गम्पोलविच, जिन्होंने नाम दिया था सहजनवाद। हम की भावना को इन्होंने कहा था सहजनवाद। ठीक है, विरस्टीड ने सजातीयता की भावना, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन, ये जो इन्होंने 3 बताए थे समूह निर्माण के जो तत्व, तो उनके आधार पर 4 प्रकार के समूह बताए। एक बताया है सांख्यिकीय समूह, एक बताया है समाजीय समूह, तीसरा है सामाजिक समूह और चौथा है सहचारी समूह। ठीक है, सांख्यिकीय, समाजीय, सामाजिक और सहचारी समूह का वर्णन किसने किया है? विरस्टीड ने। और ये किस आधार पर किया था? तो सजातीयता की भावना, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन, इन 3 आधारों को मानते हुए इन्होंने 4 प्रकार के समूह बताए थे। इसके बाद एक बंधक और बहुबंधक समूह, ये कॉन्सेप्ट दिया था आपके सोरोकिन ने। स्व समूह द्रोही, ये कॉन्सेप्ट दिया था मर्टन ने। स्व समूह द्रोही मर्टन ने दिया था। इसके बाद कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, यानी कि समचेतना, समूह के लोगों के जो समूह होते हैं उनमें एक ही चेतना, सेम कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। ठीक है, ये दिया था गिडिंग्स ने। फिर क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय समूह, ये दिया था पार्क और बर्गेस ने। इसके बाद क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समूह की अवधारणा दी थी मिलर ने। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता और समूह दोनों अलग अलग हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता पूछता है तो सोरोकिन आ जाएंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समूह पूछता है तो मिलर आ जाएंगे। इसके बाद सीमांत मानव, ये अवधारणा दी थी रॉबर्ट इजरा पार्क ने। और मानव समूह की अवधारणा ह्यूमन ग्रुप्स, इसकी अवधारणा दी थी होमन्स ने। ठीक, तो ये था आपका ये वाला चैप्टर समूह वाला, जो कि अभी टोटली फिनिश हो चुका है। ये आप अच्छे से इसको समझिए, फिर इसके नोट्स बनाइएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद शाम को हम इस पर क्विज़ अपना डिस्कस करेंगे। इसके बाद कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम आगे से स्टडी करेंगे। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़िए, अपने जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो